गांव में दो बहनें रहती थीं, जिनके नाम थे सीता और गीता। दोनों का स्वभाव और रूप बहुत अलग था। सीता एक शांत, आज्ञाकारी और मेहनती लड़की थी, जबकि गीता अपनी सुंदरता के कारण सभी का ध्यान आकर्षित करती थी, लेकिन वो घमंडी और अहंकारी थी। सीता घर के सभी कामों को बड़े प्रेम और समर्पण से करती। गीता हालांकि सुंदर होने के बावजूद घर के कामों से बचने की पूरी कोशिश करती। वो अपने रूप को लेकर बहुत घमंड करती। गीता, क्या तुम मुझे साफ सफाई करने में मदद करोगी? मैं? और साफ सफाई? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। ये घर के काम मुझसे नहीं होंगे, इससे मेरी सुंदरता पर बुरा असर होगा। तुम्हारा रूप कितना साधारण है, तो तुमने अगर ये काम किए भी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रूप तो एक दिन मुरझा जाता है गीता, पर मेहनत और सच्चाई हमेशा बनी रहती है। मुझे खुश रहने के लिए सुंदरता की जरूरत नहीं है। मैं जो हूँ, जैसी भी हूँ, खुश हूँ। तुम्हारी बातें मुझे कभी समझ नहीं आती है सीता। अगर तुम खुश हो तो तुम मुझे क्यों बोल रही हो काम में हाथ बटाने के लिए? ताकि तुम भी ये सब काम सीख सको। देखो, मुझे नहीं सीखनी ये सारी चीजें, समझी? एक दिन एक उत्सव के दौरान एक प्रतियोगिता के बारे में घोषणा की गई। सुनो सुनो सुनो, गांव की सभी महिलाओं के लिए खुशी की बात है। हमारे गांव में एक बहुत बड़ी सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित की गई है। अरे वाह, क्या बात है। और इतना ही नहीं, इस प्रतियोगिता को जज करने के लिए शहर से जाने माने हीरो राजेश कुमार आने वाले हैं। क्या बात है, बढ़िया। और जो महिला प्रतियोगिता जीतेगी उसे राजेश कुमार के साथ उनकी फिल्म में काम करने का मौका मिलने वाला है। ये सुनकर सभी महिलाएं और लड़कियां खुशी से झूम उठी, लेकिन गीता, जो अपनी सुंदरता पर गर्व करती थी, सबसे ज्यादा खुश हुई। उसने ठान लिया कि वो इस प्रतियोगिता में भाग लेगी और जीतकर सभी को अपनी सुंदरता का एहसास कराएगी। साथ ही राजेश कुमार के साथ काम करेगी। पर गीता की ये खुशी झट से फुर्र हो गई जब उसे पता चला कि सीता भी इसमें शामिल हो रही है। वाह, मानना पड़ेगा तुम्हारे आत्मविश्वास को। ना रंग, ना रूप, और चली हो प्रतियोगिता जीतने। गीता, तुम अपनी बड़ी बहन से ये कैसी बातें कर रही हो? तो और क्या करूं बाबा, उसे भी पता है कि वो प्रतियोगिता मुझे जीतनी है। अगर मैं उसमें जीत गई तो मैं राजेश कुमार के साथ काम कर सकती हूँ। हाँ, तो बात क्या है? ये सीता, उसने जानबूझकर इसी प्रतियोगिता में भाग लिया है ताकि वो मुझे हरा सके। मेरी भलाई तो ये देख ही नहीं सकती। जरूर ये वहाँ कुछ न कुछ करके मुझे हरा ही देगी। गीता, साजिशें रचना तुम्हारा स्वभाव है, सीता का नहीं। और तुम्हें अगर तुम्हारी सुंदरता पर इतना ही भरोसा है तो क्या फर्क पड़ता है सीता के होने या ना होने से। मुझे अब इस बात पर और बहस नहीं करनी, और आइंदा अपनी बहन से इस तरह से बात मत करना, ध्यान रहे। दोनों बहनों में लगी आग उनके पिताजी ने फिलहाल के लिए मिटा दी थी। दोनों बहनें तैयारी के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली थी। प्रतियोगिता के पहले दिन का आयोजन कुकिंग कंपटीशन के रूप में हुआ। गीता, जो हमेशा अपनी सुंदरता पर ध्यान देती थी, आज पहली बार किचन में खड़ी थी। उसे ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसे करना क्या चाहिए, जबकि सीता, जो हमेशा घर के कामों में लगी रहती थी, आत्मविश्वास से भरी हुई थी। अरे बाप रे, यहाँ तो एक से बढ़ के एक प्रतियोगी है। मैंने तो कभी किचन में काम किया भी नहीं है, अब मैं ये कैसे करूंगी? जैसे ही कुकिंग की शुरुआत हुई, गीता को अपनी बातों पर यकीन नहीं हुआ। वो सबके सामने थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। वहीं सीता ने अपनी साधारण सी पकवान की विधि के साथ शांति से काम करना शुरू कर दिया। गीता ने घबराहट में जल्दी जल्दी पकवान बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके पकवान सही से नहीं बने। अंत में जब निर्णायकों का फैसला आया तो सीता के पकवानों ने सबका दिल जीत लिया था। तो दोस्तों, पहले तो मैं बता दूं कि सारे प्रतियोगियों ने काफी मेहनत से पकवान बनाए, लेकिन इस पहले राउंड की विजेता हैं मिस सीता। तालियां। अरे वाह, क्या बात है। सीता का नाम सुनकर गीता नाराज हो गई। आखिर उसे जिस बात का डर था वही तो हो रहा था।
लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अगले दिन के लिए जमकर तैयारी करने की ठान ली। पहले दिन के पहले राउंड से गीता इतनी थक गई थी कि वो घर जाकर चुपचाप सो गई। प्रतियोगिता के दूसरे दिन की शुरुआत हुई। सारे प्रतियोगी बहुत उत्सुक थे, लेकिन गीता आज भी काफी डरी हुई थी। पिछली रात गीता ने अपनी तैयारी को नजरअंदाज कर दिया और जल्दी सो गई। अब उसे इसका पछतावा हो रहा था। अब डरने से क्या होगा, सोने से पहले ये याद नहीं आया। सच, सीता की बात मानकर ये सारी चीजें सीख लेनी चाहिए थी। गीता अपनी गलती की वजह से खुद को कोस रही थी कि तभी सीता ने उसकी सारी बातें सुन ली। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने ठीक से तैयारी नहीं की है। डरने की कोई जरूरत नहीं है गीता। मैं तुम्हें कुछ जरूरी बातें बताती हूँ। अगर मन से काम करोगी तो सब अच्छा होगा। सीता ने गीता को कुछ डिजाइन और सिलाई के टिप्स बताए। गीता ने उन्हें ध्यान से सुना और अपनी चिंता को दूर करने की कोशिश की। प्रतियोगिता शुरू हुई। सभी प्रतिभागी अपने अपने कपड़े लेकर काम में जुट गए। जैसे जैसे प्रतियोगिता आगे बढ़ी, गीता ने देखा कि सीता की सिलाई में कुछ असामान्य था। ऐसा लग रहा था जैसे कपड़े पर खुद ब खुद डिजाइन बन रहे हो। ये देखकर गीता की चिंता और बढ़ गई। दीदी, ये क्या हो रहा है? तुम्हारी सिलाई इतनी परफेक्ट क्यों है? गीता, बस अपना काम करो। कुछ सवालों के जवाब कभी मत पूछो। प्रतियोगिता खत्म हुई। प्रतियोगिता के जज राजेश कुमार ने सारे प्रतियोगियों के डिजाइन देखे। इस बार वो गीता पर भी खुश थे। उन्हें उसकी डिजाइन अच्छी लगी, लेकिन जब उन्होंने सीता की डिजाइन देखी तो वे हैरान रह गए। वो डिजाइन इतनी खूबसूरत और अद्वितीय थी कि सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। दोस्तों, लड़ाई तो टक्कर की थी। सबने सच में बहुत ही बेहतरीन काम किया है, लेकिन इस राउंड की विजेता हैं मिस सीता। लेकिन गीता के मन में अभी भी सवाल थे। रात में उसने सीता से फिर पूछा, सीता, सच बताओ, ये सब कैसे हुआ? तुमने जानबूझकर मुझे पुरानी वाली डिजाइन सिखाई ना, ताकि तुम जीत सको? क्या? मैं भला ऐसा क्यों करूं? मुझे हराने के लिए, और क्या? तुम फिर शुरू हो गई। आप तो इसकी वकालत करेंगे ही, लेकिन कल देखना, मैं ही जीतूंगी। कल सौंदर्य राउंड है, उसमें तो तुम मुझे हराने से रही। मिलते हैं कल। गीता कुछ भी करके सीता को हराना चाहती थी। उसने सोशल मीडिया पर ब्यूटी टिप्स खोजना शुरू किया। घंटों की खोज के बाद उसे एक रहस्यमय और अजीब नुस्खा मिला, लाल मिर्च का मास्क। पोस्ट में दावा किया गया था कि इसे लगाने से चेहरे पर तुरंत चमक आ जाती है। ये तो कमाल का नुस्खा लगता है। बस इसे लगाकर सीता को मैं हरा ही दूंगी। गीता ने बिना सोचे समझे इस मास्क को बनाने का फैसला किया। वो रसोई में गई। उसने लाल मिर्च पाउडर, शहद और दूध मिलाकर एक पेस्ट तैयार किया। पेस्ट तैयार करने के दौरान उसकी आंखों में हल्की जलन हुई, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। थोड़ी जलन से क्या फर्क पड़ता है अगर मैं जीत गई तो? गीता ने मास्क अपने चेहरे पर लगा लिया। जैसे ही उसने इसे लगाया, उसका चेहरा गर्म और झुनझुनी महसूस करने लगा। कुछ देर बाद उसकी त्वचा पर जलन असहनीय हो गई। वो आईने के पास गई। ये क्या हो रहा है? मेरा चेहरा जल क्यों रहा है? आईने में उसने देखा कि उसके चेहरे की त्वचा लाल होने लगी थी, जैसे कि आग में झुलस रही हो। गीता का चेहरा धीरे धीरे सूजने लगा और उस पर मुहासे आने लगे। वो दर्द के मारे चिल्लाने लगी। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? उसकी चीखें सुनकर सीता कमरे में आई। उसने गीता को देखा, लेकिन अब वो पहचानने लायक नहीं थी। गीता का चेहरा भयानक और विकृत हो चुका था। गीता, ये तुमने क्या किया? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम निकलो यहाँ से। सीता गीता की हालत देखकर चौंक गई थी। गीता के चेहरे को क्या हुआ था, इसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। सौंदर्य प्रतियोगिता का दिन आ चुका था। गीता ने लाल मिर्च का मास्क लगाने के बाद जो भुगता था, उससे उसका चेहरा विकृत हो गया था। लेकिन अपने घमंड और आत्मसम्मान को बचाने के लिए उसने किसी को सच नहीं बताया।
वो एक नकाब पहनकर प्रतियोगिता में शामिल हुई। गीता, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा चेहरा क्यों छुपा रखा है? कुछ नहीं, सब ठीक है, तुम बस अपनी तैयारी करो। प्रतियोगिता शुरू हुई। सभी प्रतिभागी आत्मविश्वास से मंच पर अपने अपने रूप और सौंदर्य का प्रदर्शन कर रहे थे। जब गीता की बारी आई तो वो घबराते हुए मंच पर गई। मुझे बस ये नकाब नहीं हटाना है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब राजेश कुमार ने उसे नकाब हटाने को कहा तो गीता ने डरते हुए अपना चेहरा सबके सामने दिखाया। जैसे ही लोगों ने उसका चेहरा देखा, पूरा मैदान ठहाकों और उपहास से गूंज उठा। ये क्या मजाक है? सौंदर्य प्रतियोगिता में ये चेहरा लेकर आई हो? गीता का आत्मसम्मान चकनाचूर हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पछतावा हो रहा था। उसे वो सारी बातें याद आने लगी जो उसने सीता से कही थी। प्रतियोगिता के नियम के अनुसार गीता का नाम वहां से हटा दिया गया। गीता की हालत देखकर सीता का दिल पसीज गया। वो मंच पर गई। अगर मेरी बहन यहाँ से हटाई गई है तो मैं भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लूंगी। सीता, तुम ये सब मेरे लिए क्यों कर रही हो? मैंने तो तुम्हारे खिलाफ जाने की कोशिश की थी। तुम मेरी बहन हो गीता। जीत हार से बड़ा रिश्ता है हमारा। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। इसके बाद सीता ने गीता को समझाया और उसका इलाज कराने की सलाह दी। गीता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सीता की मदद से अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाया। धीरे धीरे उसका चेहरा ठीक हो गया। अंततः गीता और सीता ने अपनी गलतफहमियों को भुलाकर साथ रहने का फैसला किया। ये कहानी सिखाती है कि घमंड और ईर्ष्या इंसान को बर्बाद कर सकती है, लेकिन परिवार और सच्चा प्यार हर दर्द का इलाज है। सुंदरपुर नामक एक गांव था जहां पर लोग बहुत ही सुंदर थे। उन्हें ना तो कोई रोग होता था और ना ही कोई दूसरी परेशानी। मैं अब इस गांव का प्रधान। ये गांव जो कि देवताओं के आशीर्वाद स्वरूप है। इस गांव में कोई कुरूप नहीं है और ना ही कोई अन्य चिंता है। पर इस गांव में अगर कोई दिक्कत है तो वो सिर्फ एक है और वो है बुढ़ापा। इसका मतलब ये है राजेश कि जैसे इस गांव को हम देवताओं का आशीर्वाद कहते हैं, तो हमें एक बात समझ में आनी चाहिए। और वो क्या है? वो ये है कि इस गांव में कोई कुरूप नहीं रहना चाहिए। पर इस गांव में कुरूप कौन है? हमारी पिछली पुश्तें अब बूढ़ी हो चुकी हैं और हमें इस गांव का संरक्षण करना है उन सब से। ये आप क्या कह रहे हैं? माना वो कुरूप हैं, पर हम उन्हें अगर गांव से निकाल देंगे तो उनका क्या होगा? उन सब ने अब तक हमें पनाह दी है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, सही कहा। मैंने भी इस गंभीर विषय में बहुत सोचा और ये निर्णय लिया है कि हमें उन सब के लिए एक बहुत बड़ा आश्रम गांव के बाहर बनवाना चाहिए और उसके बाद उन सबको वहीं पर रहने के लिए कहेंगे। हर महीने 1 वर्ष तक हम उनके पास अनाज पहुंचाएंगे। ये बात किसी बूढ़े व्यक्ति के कानों में नहीं पड़नी चाहिए। तुम सब जाकर अब एक नया आश्रम बनाने के काम में लग जाओ। कुछ ही महीनों में यह आश्रम तैयार हो जाना चाहिए। सभा समाप्त हुई। मुखिया की बात सुनकर सब वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ महीने बीत गए और आश्रम बनकर तैयार हुआ। मुखिया ने गांव के सभी बूढ़े लोगों को उस आश्रम में भेज दिया, जिसमें मुखिया के पिता और गांव के अन्य सभी बूढ़े लोग थे। सबको आश्रम में भेज दिया गया। चलिए पिताजी, अब सबके मुखिया आप हैं। 1 वर्ष तक प्रति महीने में आप सबको राशन दूंगा और अन्य सभी सुविधाएं दूंगा। फिर आपको खुद परिश्रम करना होगा। बेटा, तुम मेरे बेटे हो और तुमने जो फैसला लिया है वो बहुत ही गलत है। ये जो सुंदरता का अहंकार है तुम सब युवाओं में, ये तुम्हें एक दिन ले डूबेगा। ठीक है पिताजी, ध्यान रखूंगा आपकी बात का। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। कई दिन बीत चुके थे, पर आश्रम के बूढ़े अपने बच्चों की चिंता में लगे हुए थे। इसी परेशानी को लेकर आज मालती यानी राजेश की माँ विजय के पास आई। अरे विजय भैया, मुझे मेरे राजेश की बहुत याद आ रही है।
ये क्या बात कर रही हैं देवी आप जानती हैं ना उन बच्चों ने क्या किया है, उसके बाद भी। पर वो बच्चे हैं हमारे, हम क्या करें? आप भी तो पिता हैं ना। ठीक है देवी, जैसा आप कहें बिल्कुल वैसा ही सही। इन सब का मुखिया आखिर मेरा बेटा है, तो मुझे ये सुनने में कोई दिक्कत नहीं। मेरा वो मतलब नहीं था। क्या हमारे बच्चों ने उसकी बात मानकर गलत नहीं किया? इसमें गलती सबकी है। हाँ, कोई बात नहीं। हम अगर वहाँ जाकर उन्हें समझाना भी चाहें तो भी कोई हल नहीं निकलेगा, क्योंकि अभी उनका दिमाग अहंकार से ग्रसित है। मैं थोड़ा घूम कर आती हूँ, शायद कोई बच्चा मुझे कहीं दिख ही जाए इस जंगल में। मालती वहाँ से जंगल की तरफ निकल पड़ती है। मालती बेटा बेटा पुकार रही थी। वो एक वाटिका में पहुंची जिसे मालती ने पहले कभी नहीं देखा था। झाड़ियों के पीछे छुपे हुए वहाँ बहुत सारे पौधे थे और गोबर की तरह दिखने वाले कुछ पदार्थ के पौधे हर जगह लगे हुए थे। ये क्या? इतनी बार इस जंगल में घूमी हूँ पर अब तक मैंने इसे नहीं देखा। अभी वहाँ वाटिका में एक देवी प्रकट होती है। प्रणाम देवी जी। मैं इस वाटिका में रहने वाली देवी हूँ जिसके प्रभाव से तुम्हारा गांव सुंदर है और रोगों से दूर है। आपका धन्यवाद देवी जी। आपकी वजह से ही हमारा गांव आज इतना आबाद है। हाँ, लेकिन शायद मेरी वजह से आज उन सब में अहंकार आ गया है और उन्होंने अपने अहंकार में आकर तुम सबको गांव से निकाल दिया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है देवी जी। ये तो हमारे परवरिश में शायद कोई कमी रह गई थी। जो भी कारण हो, पर उसमें भागीदार तो मैं ही हूँ। इसीलिए ये गुप्त वाटिका मैंने तुम्हें दिखाई है। पर ये गोबर जैसा दिखने वाला पदार्थ क्या है? ये इस वाटिका के फलों और फूलों से बना हुआ एक लेप है जो तुम सब बूढ़ों को भी जवान की तरह शक्तिशाली बना देगा। क्या? सच? हाँ, और तुम सब की झुर्रियाँ चली जाएंगी और तुम सब फिर से सुंदर हो जाओगे। तो क्या हम फिर से उस गांव में रह पाएंगे? इसका निर्णय तो मैं तुम सब पर छोड़ती हूँ। जैसा तुम लोग चाहो वैसे ही इस लेप का इस्तेमाल करना। देवी वहाँ से गायब हो जाती है और मालती अपने आश्रम चली जाती है। आश्रम में विजय उसी पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी मालती उसके पास जाकर वो लेप दिखाती है। ये देखिए, हमारे सभी दुखों का निवारण। दिखाओ, ऐसा क्या है इसमें जो ये दुखों का निवारण कर देगा? ये तो गोबर जान पड़ता है, लेकिन इसकी सुगंध तो ऐसी है जैसे मानो कई जड़ी बूटियां हो इसमें। पर इनसे होगा क्या? मालती फिर विजय को देवी के साथ हुई पूरी घटना बताती है। ओह, सुंदरता का लेप। हाँ, इसे बस चेहरे पर लगाकर कुछ देर रखना है और फिर जब ये सूख जाए तो निकाल देना है। अच्छा, लेकिन मालती, मैं नहीं चाहता कि इस वजह से हम उस गांव में जाकर जुड़े। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसके कारण गांव में गए तो बच्चे कभी कुछ सीख नहीं पाएंगे। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है, जैसा आप कहें। अब लाओ, इस लेप को अपने चेहरे पर लगा कर देखते हैं। मालती और विजय ने उस लेप को लगाया। दोनों की झुर्रियां गायब हो गई थी। वो पहले की तरह जवान हो चुके थे। अरे, हम तो जवान हो गए। हाँ, जवान तो हो गए, बस हमारी आवाज बूढ़ों जैसी है। मालती ने उस लेप को सभी बूढ़ों में बांट दिया और सभी लोग जवान हो गए। ये बात सुंदरपुर गांव के मुखिया को पता चली और एक नई पंचायत बैठी। उस लेप को उस आश्रम में नहीं, इस सुंदरपुर गांव में होना चाहिए। सही कहा आपने। ये सब चमत्कार जरूर उस जंगल में कहीं है। मैंने माँ को वहाँ पर जाते देखा था 2-3 दफा।
पहले दिन तो वो वैसे ही बूढ़ी लग रही थी, पर धीरे धीरे उनके चेहरे से सारी झुर्रियां हट गई। चलो हम भी उस जंगल में चलते हैं ताकि वो बूढ़े उसका इस्तेमाल ना कर पाए। हम सब सुंदर युवक और युवतियों के लिए है, ना कि इन बुढ़ों के लिए। सही कहा मुखिया जी। हाँ, चलो उस जंगल की ओर। राजेश आगे बढ़ो और हमें रास्ता दिखाओ। मुखिया और उनकी पलटन जंगल की ओर बढ़ते हैं और वहां पहुंचकर पाते हैं कि वहां कोई वाटिका है जिसमें लेप है जो गोबर की तरह दिखता है। क्या ये वही वाटिका है? हाँ, लगती तो वही है। अब मैंने आँख से तो नहीं देखा था। पर ये तो गोबर की तरह दिख रहा है, क्या इसे लगाना सही होगा? हाँ, लगाओ इसे सब। चारों उसे लगाते हैं और जैसे ही कुछ देर होता है, चारों के चेहरे लेप लगाने की वजह से बूढ़ों के जैसे हो गए। तभी वहाँ पर एक देवी प्रकट हुई। मूर्ख बच्चे, आप कौन हैं? क्या आपने हमें ऐसा बना दिया है? आप ऐसा क्यों कर रही हैं हमारे साथ? तुम जैसे मूर्ख और अहंकारी बच्चे जो अपने माँ बाप को घर से निकालकर आश्रम में रखे, उनके लिए इससे अच्छी और कोई सजा नहीं है। अब जाओ और अपने माता पिता के पास जाकर माफी मांगो, वही माफ करेंगे तुम लोगों को। पर अब हम तो कुरूप हो गए हैं, वो हमें क्यों माफ करेंगे? तुम अब भी नहीं सीखे? अब ये वाटिका यहाँ से गायब हो जाएगी। जाओ और अपने माता पिता से माफी मांगो ताकि वो तुम्हें माफ कर दें। देवी की बात सुनकर सभी अपने माता पिता के पास पहुँचे। बाहर विजय और मालती और कुछ अन्य बूढ़े मुखिया और अन्य बच्चों को देखने लगे। पिताजी, तुम बच्चे भी ना, तुम सब सोच रहे होगे कि कुरूप होने की वजह से हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे, पर हमें कोई दिक्कत नहीं है। हर माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जिस वजह से तुमने हमें गांव से बाहर निकाल दिया, वो सही नहीं था। हाँ, इसी वजह से हम तुम्हें माफ नहीं कर रहे थे और ना ही तुम्हें समझाने आए। इस घटना के बाद माँ बाप ने अपने कुरूप बच्चों को माफ कर दिया और कुछ महीने बाद प्रकृति के अनुसार वो युवक होने लग गए और बूढ़े फिर से अपनी उम्र के हिसाब से दिखने लगे। बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि माँ बाप का प्यार रूप या कुरूप से नहीं होता, वो तो निस्वार्थ होता है। एक गांव में सुधा नाम की बूढ़ी औरत रहा करती थी। उसके परिवार में उसका बड़ा बेटा निरंजन और उसकी बेटी शिखा ही थी। उसकी बेटी शिखा गांव में ब्यूटी पार्लर चलाया करती थी। एक दिन की बात है, सुधा सोकर उठी तो उसने देखा कि उसकी बेटी तैयार होकर कहीं जा रही थी। शिखा, इतनी सुबह सुबह तैयार होकर तुम कहाँ जा रही हो? अभी तो ब्यूटी पार्लर खोलने का टाइम भी नहीं हुआ। मैं ये शहर छोड़कर जा रही हूँ माँ, अब मुझे इस गांव में नहीं रहना। ये कैसी बात कर रही हो तुम? नहीं रहने से तुम्हारा क्या मतलब है? तभी सुधा का बेटा निरंजन वहां आकर बोला, शिखा, तुम बताते क्यों नहीं माँ को कि तुम ये शहर ही नहीं बल्कि देश भी छोड़कर जा रही हो, वो भी मेरे साथ। सुधा अपने बेटे की ओर देखकर बोली, बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं सही कह रहा हूँ माँ, मुझे इन अनपढ़ गंवार गांव वालों के साथ नहीं रहना। आपसे मैं कई बार अपने मन की बात कह चुका था, लेकिन एक आप हैं जो इस गांव को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। इस गांव में मेरे पति की यादें बसी हैं। इस घर में मेरी आत्मा बसती है। मैं भला कैसे जा सकती हूँ? तो फिर आप अपनी यादों के सहारे ही इस गांव में रहिए, हमें नहीं रहना यहाँ। भैया को अमेरिका में जॉब मिल गई है और कंपनी ने उन्हें फ्लैट भी दिया है। मैं भैया के साथ ही रहूंगी। तुम दोनों चले जाओगे तो मैं अकेली क्या करूंगी? मेरा खर्चा पानी कैसे चलेगा? वो सब मुझे नहीं पता माँ। अगर आपको अपने खर्चे पानी की इतनी ही चिंता है तो आप भी हमारे साथ चलिए ना। नहीं तो मेरी बहन जो ब्यूटी पार्लर चलाती थी, आज से आप वो ब्यूटी पार्लर चलाकर अपना खर्चा पानी निकाल सकती हैं। इतना कहकर निरंजन और शिखा अपना सामान लेकर घर से बाहर निकल गए। सुधा बेचारी दिन भर रोती रही।
अगले दिन सुधा अपने आप से बोली, मेरे बच्चे अपने आप को समझते क्या है? इन दोनों को क्या लगता है कि उनके बगैर उनकी माँ अकेले नहीं रह सकती? शिखा शायद भूल गई कि उसने ब्यूटिशियन का कोर्स मुझसे ही सीखा था। मैं उससे बेहतर ब्यूटी पार्लर चलाकर दिखा सकती हूँ। इतना बोलकर सुधा अपने ब्यूटी पार्लर के दुकान में चली गई। दुकान के बाहर मोहिनी शायद शिखा का इंतजार कर रही थी। सुधा को देखकर वो चौंक गई। माँ जी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? शिखा मेम साहब नहीं है क्या? शिखा अपने भाई के साथ इस देश को छोड़कर चली गई। आज से मैं ही इस ब्यूटी पार्लर को संभालूंगी। क्या तुम्हें मेरे साथ काम करने से कोई एतराज है? मुझे तो बस अपनी सैलरी से मतलब है। ब्यूटी पार्लर आप चलाओ या आपकी बेटी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुधा मुस्कुराती हुई ब्यूटी पार्लर के अंदर चली गई। कुछ देर के बाद एक 20 वर्षीय लड़की ब्यूटी पार्लर के अंदर आ गई। शिखा दीदी कहाँ है? मोहिनी के बोलने से पहले ही सुधा बोली, शिखा गांव छोड़कर चली गई है बेटी। तुम बताओ, तुम्हें क्या करवाना है? देखो, मुझे अपने चेहरे पर मसाज करवाना है। मसाज थोड़ा अच्छा करना, क्योंकि आज मुझे एक शादी में जाना है। सुधा मोहिनी की ओर देखकर बोली, सामने जो क्रीम रखी हुई है उसको उठाओ। सुधा अपने हाथों से उस लड़की की मसाज करने लगी। मसाज पूरा होने के बाद वो लड़की खुश होती हुई बोली, अरे वाह माँ जी, आपके हाथों में तो जादू है। आपने तो मेरे चेहरे पर अलग ही ग्लो ला दिया। आप अपनी बेटी से कहीं ज्यादा अच्छा मसाज करती हैं। इतना कहकर वो लड़की वहां से चली गई। अगले दिन वही लड़की कुछ और लड़कियों को लेकर ब्यूटी पार्लर के अंदर आ गई और सुधा की ओर देखकर बोली, माँ जी, कल मैं जिस फंक्शन में गई थी वहाँ के लोग मुझे घूर घूर के देख रहे थे। जानती है क्यों? सिर्फ आपके किए हुए मसाज की वजह से। और मेरी दोस्त भी मुझसे जिद करने लगी कि वो भी आप ही के हाथों से मसाज करवाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी। सुधा सबका मसाज करने लगी। कुछ ही दिनों में सुधा का ब्यूटी पार्लर पहले से और ज्यादा अच्छा चलने लगा। समय ऐसे ही बीतने लगा। कुछ महीनों बाद सुधा के ब्यूटी पार्लर पर एक लग्जरी कार आकर रुक गई। कार के अंदर से एक लंबा चौड़ा व्यक्ति एक लड़की के साथ ब्यूटी पार्लर के अंदर आकर सुधा से बोला, मेरा नाम कर्मदास है, मैं एक विधायक हूँ। कल मेरी बेटी की शादी है। सुना है कि आप मेकअप बहुत अच्छा करती हैं। ये तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है विधायक जी, जो आप इतना विश्वास करके अपनी बेटी को यहाँ लेकर आए। मैं आपकी बेटी को इतनी सुंदर बना दूंगी कि उसके विवाह के समय उसके चेहरे पर से किसी की नजर नहीं हटेगी। सुधा विधायक की बेटी के चेहरे पर मसाज करने लगी। विधायक खुश होकर चला गया, मगर कुछ ही देर बाद वो कुछ गुंडों को लेकर आ धमका, ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हारा मसाज पार्लर बंद करवा दूंगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप विधायक जी? अचानक आपको क्या हो गया? कुछ देर पहले तो आप बड़े खुश होकर गए थे। तुमने मेरी बेटी के चेहरे पर क्या किया है? जब से वो अपने चेहरे पर मसाज करवा कर घर गई है, उसके चेहरे पर खुजली हो रही है। जानती हो, तुमने उसका पूरा चेहरा खराब कर दिया है। मुझे शहर से डॉक्टर बुलवाना पड़ा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कल उसकी शादी है, कहीं लड़के वाले उसका चेहरा देखकर शादी के लिए मना न कर दे। मैंने तो उसी क्रीम से मसाज किया था जिस क्रीम से मैं हर लड़की की मसाज करती हूँ। वो सब मुझे नहीं पता। आज के बाद ये ब्यूटी पार्लर अब नहीं चलेगा। इतना कहकर विधायक ने सुधा को ब्यूटी पार्लर से बाहर निकाल दिया और उसके पार्लर में ताला लगा दिया। बेचारी सुधा उदास मन से अपने घर पर थी कि तभी मोहिनी वहां पर आ गई। माँ जी, आपका ब्यूटी पार्लर तो बंद हो चुका है। अब मुझे मेरी तनख्वाह दे दीजिए आप। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बेटी? अगर तुम अपनी तनख्वाह कुछ दिन बाद लोगी तो क्या तुम्हारा कुछ बिगड़ जाएगा? माँ जी, मुझे किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। मुझे बस मेरे पैसे चाहिए, लेकिन इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बुढ़िया।
अच्छा हुआ कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। इतना कहकर मोहिनी गुस्से में वहां से चली गई और सीधे उस गांव के मुखिया के घर पर आ गई। मोहिनी को देखकर मुखिया मुस्कुराता हुआ बोला, आखिरकार तुमने वो करके दिखा ही दिया जो तुमने मुझसे करने का वादा किया था। अब मैं इस गांव में अपनी बेटी का ब्यूटी पार्लर खोलूंगा और तुम्हें 2 गुनी तनख्वाह पर वहां पर रखूंगा। लेकिन अभी आपको उस बुढ़िया का जीना और हराम करना होगा। मुझे लगता है कि वो बुढ़िया ऐसे ही चुप नहीं बैठेगी। चिंता मत करो, उसके लिए मैंने कुछ सोच रखा है। अगले दिन मुखिया कुछ व्यक्तियों को लेकर सुधा के घर पर आ गया और सुधा से बोला, तुमने हमारे गांव का नाम खराब किया है, इसीलिए तुम्हें इस गांव को छोड़कर जाना होगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप मुखिया जी? सही कह रहा हूँ मैं। तुमने विधायक जी की बेटी का चेहरा खराब कर दिया। अगर तुम यहाँ पर रुकी तो पता नहीं तुम किस किस का चेहरा खराब कर दोगी। मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। वो सब मुझे नहीं पता। अगर तुम सीधे तरीके से यहाँ से नहीं जाओगी तो मजबूरन गांव वाले तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकाल देंगे। लेकिन मुखिया जी, मैं बूढ़ी बेसहारा कहाँ पर जाकर भटकूंगी? मुझे उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ से निकल जाओ। मुखिया ने सुधा को धक्के देकर उसके ही घर से उसे बाहर निकाल दिया। सुधा बेचारी भूखी प्यासी एक खेत में जाकर गई। तभी एक अजनबी औरत सुधा के पास आ गई। कौन हो तुम? तुम्हें काफी देर से देख रही हूँ। तुम्हारे परिवार वाले कहाँ हैं? उस औरत की हमदर्दी देखकर सुधा की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए अपने साथ घटी घटना बताने लगी। देखो, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। इस गांव के हाईवे पर मेरा घर बना हुआ है। मैं भी किसी जमाने में ब्यूटी पार्लर चलाया करती थी, जो कि अब बंद हो चुका है। तुम चाहो तो उस ब्यूटी पार्लर को दोबारा चला सकती हो और मेरे घर पर भी रह सकती हो। मैं कुछ सालों के लिए ये गांव छोड़कर जा रही हूँ। लेकिन आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रही हैं? एक दूसरे की मदद करना अच्छा होता है, इसीलिए। लेकिन अब मेरे ऊपर कौन विश्वास करेगा? चिंता मत करो, तुम ब्यूटी पार्लर खोलो। मेरे ब्यूटी पार्लर में जो क्रीम रखी हुई है, तुम उसी क्रीम से ही लोगों के चेहरे पर मसाज करना और उसके बाद तुम देखना उसका कमाल। सुधा उस औरत के साथ चली गई और उसका ब्यूटी पार्लर आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर बना हुआ था। वो औरत सुधा को सब कुछ समझाकर वहां से चली गई। अगले दिन सुधा ब्यूटी पार्लर खोलकर बैठ गई। कुछ ही देर बाद बूढ़ी औरत सुधा के ब्यूटी पार्लर के अंदर आ गई। क्या आपको अपनी बेटी का मसाज करवाना है? लेकिन आपके साथ तो कोई नजर नहीं आ रहा। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या बूढ़ी औरत को मसाज करवाने का कोई अधिकार नहीं? मेरे चेहरे का मसाज करो। मैं भी आजकल की जवान लड़कियों से कम नहीं। सुधा मुस्कुराते हुए उस बूढ़ी औरत का मसाज करने लगी और वो जवान हो गई। मैं तो जवान हो गई? ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ये तो मेरी भी समझ में नहीं आया कि ऐसा चमत्कार कैसे हुआ। बूढ़ी औरत अब जवान हो चुकी थी। उसने ढेर सारे पैसे सुधा के हाथ में रख दिए। एक दिन सुधा के मन में एक विचार आया और वो अपने आप से बोली, हमारे देश में बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो ज्यादा उम्र होने की वजह से अपने घर पर बैठी हुई हैं और कोई भी उनसे विवाह नहीं करता। आज के बाद मैं उन लड़कियों की मसाज मुफ्त में करूंगी। सुधा ने अखबार में एक ऐड दे दिया। ऐड देते ही उसके मसाज पार्लर में और लड़कियों की लाइन लगने लगी, जो उम्र ज्यादा होने की वजह से बूढ़ी नजर आती थी। कुछ दिनों के बाद वही विधायक अपनी बेटी को लेकर सुधा के पास आया। मुझे माफ कर दो माँ जी, मैं अपनी बेटी का बिगड़ा हुआ चेहरा देखकर कुछ ज्यादा ही क्रोधित हो गया था। मैंने आपको अपमानित किया। मुझे नहीं पता तुम्हारी बेटी का चेहरा कैसे बिगड़ा, लेकिन यकीन मानो तुम्हारी बेटी का चेहरा बिगाड़ने में मेरा कोई हाथ नहीं है।
मेरी बेटी की शादी टूट गई और अब उससे कोई शादी करने को तैयार नहीं। चिंता मत कीजिए। इतना कहकर सुधा उसकी बेटी के चेहरे पर मसाज करने लगी। मसाज करते ही उसकी बेटी का चेहरा बिल्कुल ठीक हो गया। इधर गांव का मुखिया सुधा का ब्यूटी पार्लर चलना देखकर काफी परेशान हो चुका था। वो क्रोधित होते हुए मोहिनी की ओर देखकर बोला, आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है मोहिनी? मुझे खुद नहीं पता, बस इतना पता है कि बूढ़ी औरतें उसके पार्लर में जाती हैं और जवान होकर बाहर निकलती हैं। अरे उसने तो बहुत ज्यादा उम्र की औरतों को भी जवान करना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे उसका नाम बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब उसका कद मुझसे भी बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो नहीं जाएगा बल्कि बड़ा हो चुका है। शायद आपको पता नहीं कि जिस विधायक की बेटी का चेहरा मेरी वजह से बिगड़ा था, कल उस बुढ़िया ने उसका चेहरा बिल्कुल सही कर दिया। आखिर उसके पास ये जादुई शक्तियाँ आई कहाँ से? पता नहीं। वो जिस जगह पर अपना ब्यूटी पार्लर चला रही है, वो जगह बरसों से बंद पड़ी हुई थी। सुधा वहाँ पर कैसे पहुँची, इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है और लोगों को इस बात से मतलब भी नहीं है, क्योंकि सुधा सबकी मदद कर रही है। मेरे पास एक तरकीब है। हमें इस रहस्य को जानने के लिए उसके ब्यूटी पार्लर के अंदर जाना होगा। तुम एक बहुत अच्छी ब्यूटिशियन हो। तुम मेरा और अपने चेहरे का ऐसा मेकअप करो कि हम दोनों बिल्कुल बूढ़े नजर आए। उसके बाद जाकर देखते हैं कि वो आखिर क्या चमत्कार करती है। वो दोनों बूढ़े का रूप लेकर सुधा के ब्यूटी पार्लर में चले गए। मैं बूढ़ा होने के साथ साथ बहुत ज्यादा बदसूरत भी हूँ। लोग मुझे ताने देते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे जवान कर दे। मैं सिर्फ लोगों के चेहरे का मसाज करती हूँ। वो कैसे जवान हो जाती हैं, ये मुझे भी नहीं पता। वैसे तुम्हारे साथ में ये कौन है? ये मेरी पत्नी है। सुधा ने उन दोनों के चेहरे पर मसाज कर दिया, मगर उन दोनों के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया। मेरा चेहरा तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। मैं तो जवान ही नहीं हुआ। इसका मतलब तुम लोगों को धोखा दे रही हो। मैं तुम्हारी पुलिस में शिकायत करूंगी। इतना कहकर मुखिया और मोहिनी वहाँ से निकलकर घर पर आ गए। हम दोनों के चेहरे पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मोहिनी। लगता है कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। अब इस मेकअप को साफ कर दो। सुधा अपने और मुखिया के चेहरे का मेकअप साफ करने लगी, मगर मोहिनी के लाख कोशिश करने के बावजूद मेकअप साफ नहीं हुआ। क्या हुआ मोहिनी? तुम्हारा मेकअप मेरे चेहरे से उतर क्यों नहीं रहा? मुझे नहीं पता मुखिया जी कि ये सब कुछ कैसे हुआ। मेरे भी चेहरे से मेकअप नहीं उतर रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मेकअप हमारे चेहरे के अंदर बस गया हो। मुखिया और मोहिनी घबराकर सीधे सुधा के पास चले गए। मुझे माफ कर दो। मुझे भी माफ कर दीजिए। मेरी ही वजह से आपका ब्यूटी पार्लर बंद हुआ था। मैंने ही आपको खराब क्रीम दी थी, जिसकी वजह से विधायक जी की बेटी का चेहरा बिगड़ा। अब हम दोनों को प्लीज ठीक कर दीजिए। तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। शायद ईश्वर ने तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा दी है। और रही बात जवान होने की, तो मैं सिर्फ लोगों का मेकअप करती हूँ। वो कैसे जवान हो जाती हैं मुझे भी नहीं पता। मोहिनी और मुखिया मुंह लटकाकर रोते हुए वहाँ से चले गए। तभी वहाँ पर एक तेज प्रकाश हुआ और वही औरत जिसने सुधा की मदद की थी सामने निकल कर आई। कौन हो तुम? मैं मेकअप की देवी हूँ। तुम्हें परेशान देखकर मैंने तुम्हारी सहायता की। तुमने जिस तरह से उन लड़कियों की सहायता की है जिनके रिश्ते नहीं हो पाए, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। आज से ये ब्यूटी पार्लर तुम्हारा हुआ। इतना कहकर वो गायब हो गई।